नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आपका क्लास 5th का जैसे मैंने हिंदी स्टार्ट करा था और इसमें मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की रिगार्डिंग आपको समझाया गया था कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करने हैं, आपको सभी वीडियोज़ देखने हैं क्योंकि इसका जो कंटेंट बनाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब ये लिखा गया है, इसे आप अच्छी तरीके से समझिए। वीडियो बन जा चुका है, आज का वीडियो नंबर 2 होने वाला है। और चैप्टर कौन सा आपका है तो मैं भी बताता चलूँ यहाँ पे। आपका जो चैप्टर है वो है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण के अंतर्गत आपका एक वीडियो आपको दे दिया गया है, ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। और जहाँ तक मैंने समझा दिया उसके आगे मैं यहाँ पे बढ़ूँगा और यहाँ पर मैं आपका सीखूँगा कि भाषा और लैंग्वेज फैमिली, यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है मुझे। इससे पहले मैंने प्रीवियस में सब करा दिया, समझा दिया अच्छी तरीके से। भाषा को निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है, मतलब जो भाषा होती है वो हमें निम्नलिखित रूप में हम इसे पा सकते हैं। देखिए किस किस रूप में। तो पहला आप रूप देख रहे होंगे मातृभाषा के रूप में, यानी मदर टंग जो हमारी होती है उसमें। जब कोई शिशु किसी परिवार में जन्म लेता है तो वह अपने परिवारजनों को जिस भाषा भाषा या बोली में बातें करते पाता है, उसी उसी को वह स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। यानी उसी को वो सीखता है जो मम्मी पापा उसके परिवार वाले बोलते हैं, वही उसे वो सीख जाता है। इस भाषा को ही मातृभाषा बोलते हैं। तो मातृभाषा के अंतर्गत सभी भाषाएं आती हैं। क्यों क्यों कहने का मतलब मेरा ये, जैसे मान लीजिए कोई जापानी है तो जापान की भाषा सीखेगा, कोई भारतीय है तो भारतीय हिंदी सीख रहा है, कोई मलयालम सीख रहा है, कोई तेलुगु सीख रहा है। क्यों सीख रहा है? मतलब उस परिवार में वो जन्म लिया हुआ है। तो जन्म लिया हुआ है, जैसे मान लो कोई कोई परिवार वाले मलयालम बोलते हैं तो वो मलयालम ही सीखेगा। कोई हिंदी बोल रहा है उसके परिवार वाला, यानी छोटे पे जब उसने जन्म लिया है तो वो हिंदी सीखेगा। अगर इंग्लिश यानी मान लीजिए कहीं अंग्रेज देश में पैदा हुआ है तो वो अंग्रेजी सीखेगा। तो उसके लिए वो मातृभाषा हो जाएगी। यानी जिस परिवार में, जैसे मान लीजिए हमने जन्म लिया अंग्रेज के यहाँ, तो हम अंग्रेजी सीखेंगे तो वो मेरी अंग्रेजी मातृभाषा होगी। तो ये आपका वेरी करता है इस बात पर कि आपने किस परिवार में, यानी किस परिवार में जन्म लिया है, आपके परिवार वाले किस भाषा का यूज कर रहे थे, वही आपकी मातृभाषा होगी। तो ये आपका वेरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू बर्थ। आपने किस परिवार में किस भाषा बोली जा रही थी, कौन सी भाषा आपके परिवार में, वही आपकी मातृभाषा है। देखिए किसी किसी हिंदी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा में प्रवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख लेता है, अतः उसकी मातृभाषा हिंदी कहलाएगी। अब मान लीजिए कोई इंग्लिश परिवार में हुआ तो वो उसकी इंग्लिश, कोई फ्रेंच में हुआ तो फ्रेंच, उसकी जापानी तो जापानी। इस तरीके से आपका जो भी जिस परिवार में हुआ है उस वो वेरी करती है। प्रादेशिक भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। यानी किसी प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, मध्य प्रदेश में हिंदी, तथा गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें सब में हिंदी बोली जाती है। तो इनकी ये एक प्रादेशिक भाषा है। प्रादेशिक मतलब स्टेट लैंग्वेज इसे बोल सकते हैं। ऐसे ही गुजरात में देखेंगे तो गुजराती बोली जाती है, तो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज क्या है, गुजराती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगाल में बंगाली बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है। इस तरीके से हर एक प्रदेश में उसके अकॉर्डिंग भाषा जो आपकी उसमें चल रही है, वो प्रदेश के अकॉर्डिंग जो भाषा चलती है उसे हम प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं केरल में जैसे हमने बताया मलयालम बोली जाती है। इसी प्रकार से वहाँ से ये प्रादेशिक भाषाएं उसकी हो जाएंगी। तो प्रादेशिक भाषा कभी भी कोई पूछेगा तो उस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा ही प्रादेशिक भाषा है। अब जैसे देखिए राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है या समझी जाती है तो वह भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है, यानी वो हमारी राष्ट्रभाषा बन जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है इंटरनेशनल लेवल पर बोली जाती है। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा अपना ली जाती है तो वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान पा लेती है। और इसमें कौन कौन सी हैं आपकी, इसमें देखेंगे तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत आती है, और भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत काफ़ी लैंग्वेज आती हैं।
तो इस तरीके से आपको पूछा जाए कि मातृभाषा क्या है, तो जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो हमारी मातृभाषा होगी। प्रादेशिक भाषा जो स्टेट लेवल पर बोली जाती है वो आपकी प्रादेशिक भाषा होगी। नेशनल लैंग्वेज जो नेशनल लेवल पर जो प्रयोग में लाई जाती है वो नेशनल लैंग्वेज है। और इंटरनेशनल जो काफ़ी देशों ने उसे स्वीकार करा हो तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है। इसी प्रकार से बोली क्या होती है, तो बोली के बारे में हम जानेंगे। डायलेक्ट क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? क्षेत्रीय भाषा को कहलाती है, उसे हम बोली बोलते हैं। छोटे क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा स्थानीय भाषा, मतलब स्थानीय होता है, जो स्थानीय भाषा स्थानीय लोगों ने जो यूज करी है उसे बोली बोलते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए साधन होता है। यानी क्षेत्र एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है, वहाँ पर लोग इसे मतलब बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से बात करते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसका एक क्षेत्र होता है, मतलब एक एरिया है कि इस एरिया के अंतर्गत ही ये भाषा बोली जाती है। तो ये इस तरीके से, तो ये एक छोटे सीमित क्षेत्र के अंतर्गत ही बोली जाती है। जबकि इसका अगर व्यापक रूप हो जाए तो उसे हम भाषा बोलने लगते हैं। क्या हो जाते हैं, अगर उसका बहुत बड़ा रूप हो जाए, मान लो इस तरीके से इतने बड़े रूप में बोली जाती है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो ये एक हमारी भाषा कहलाएगी। और यहाँ पर जो हमारी होगी, ये जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, ये हमारी क्या होगी? ये हमारी बोली कहलाएगी। ये चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए यहाँ से। इसके बाद देखिए, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियाँ कौन-कौन सी, जैसे अवधी, मैथिली, बुंदेली, भोजपुरी, तो ये एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो इसलिए इन्हें हम मतलब अलग से रखते हैं, ये विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसलिए जैसे अवधी है, मैथिली है, बुंदेली है, भोजपुरी है। भोजपुरी बिहार की साइड से आपका चला जाएगा, अवधी इधर अयोध्या की तरफ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बुंदेली बुंदेलखंड की तरफ इसका पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं वो हमारी बोली कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लिपि को जानेंगे। जो आपकी स्क्रिप्ट होती है वो आपकी क्या होती है? लिपि शब्द का अर्थ है लीपना। लिपि शब्द का अर्थ क्या है? लीपना। ठीक है, तो चित्रित करना या लिखना उस चीज को। किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने करने के लिए मतलब चिन्ह प्रयोग करे जाते हैं। ये चिन्ह भाषा के वर्ड यानी वर्ड होते हैं, कहलाते हैं। इन चिन्हों या समूहों को वर्डों को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। इन्हें लिखने की विधि मतलब वर्ड को जब हम लिखते हैं तो मतलब हमने किस तरीके से लिखा, वो लिपि कैसे कहलाई। जैसे मान लो ये का लिखा, ठीक है, ये हम देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं। अब जब कोई दूसरी विधि आ जाएगी, जैसे मान लो और कोई विधि मतलब और कोई मान लो स्क्रिप्ट है उसकी, तो उस तरीके से वो चेंज हो जाएगी। जैसे इंग्लिश का होगा, ठीक है, और जैसे मान लो और रोमन में प्रयोग करा जाता है, इस तरीके से उसके लिखने की विधि बदल जाती है। जैसे मान लो हम मैथ के हिसाब से एक बार लेके चलें, तो मान लो जैसे हमने इस तरीके से बन, ठीक है, रोमन में चले जाएंगे तो इस तरीके से बन, ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर लेते हैं। तो ये आपकी लिपि चेंज हो गई है लिखने की। इस तरीके से बताया गया। देखिए अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है भाषा मतलब इसकी परिभाषा, कि मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह मतलब जाते हैं, मतलब निश्चित चिन्ह किए जाते हैं। उन्हें लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें हम लिपि बोलते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद आप देखिए तो लिखा हुआ है संसार। संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसे उसका नाम दिया जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। तो ये देवनागरी लिपि है वो आपकी हिंदी भाषा की है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी आपकी गुरमुखी में लिखी जाती है। तो सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी आपकी रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम मान लो इसे रोमन पद्धति में लिखते हैं इंग्लिश को, तो इस तरीके से आपके से क्वेश्चन सीधे पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाषा तथा बोली में अंतर क्या होता है।
देखो, भाषा बोली में मुख्यतः निम्न अंतर पाए जाते हैं। क्या गया? नंबर 1, बोली किसी भाषा का ही अंग होती है, यानी बोली तो किसी भाषा का अंग है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी ये एक बड़े स्केल पर बोली जाती है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि साहित्य की रचना भाषा मतलब भाषा में होती है। साहित्य की जो रचनाएं होती हैं, साहित्य की जो रचना होती है वो हम भाषा में करते हैं, बोली एक किसी क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण समस्त नहीं होती है। यानी बोली होती है, उसका व्याकरण से संबंध नहीं होता है, समस्त नहीं होती है, यानी ये कंप्लीट नहीं होती है। तो हम किसी चीज़ को लिखने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंतर्गत इतना बताया आपको, और अगला जब वीडियो में दूंगा तो आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि व्याकरण क्या है, ग्रामर के बारे में यहाँ पर हम जानना सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आपके लिए कल आएगा, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छी लगी है तो। और मैंने समझाने का प्रयास करा, कैसा समझाया है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।